students, I'm again back with part 2 of chapter number 8, the Cripps mission and the Quit India movement. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Quit India resolution. बेटा resolution का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को। तो क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, है ना। भारत छोड़ो, इंडिया को छोड़ो रेजोल्यूशन, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अब हम पढ़ेंगे। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी बेटा, वो मिलती है कहाँ पर? वर्धा में। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कब मिलती है? जुलाई 1942 को। तो जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलती है वर्धा में जुलाई 1942 को, तो वहाँ पर ये लोग अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं एक लॉन्ग रेजोल्यूशन को, जिस रेजोल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। इस प्रस्ताव को यहाँ पर अपना लिया जाता है। क्या डिमांड होती है इस प्रस्ताव की, इस रेजोल्यूशन की क्या डिमांड होती है बेटा? सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि अंग्रेज़ों को अब जल्दी से जल्दी भारत छोड़ देना चाहिए। आई बात समझ में? फिर से एक बार सुन लो कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो वर्धा में मिली 1942 को, एक लॉन्ग रेजोल्यूशन को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अपनाया, और जैसे हम बाद में किसके नाम से जानते हैं? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस रेजोल्यूशन की एक ही डिमांड थी कि अंग्रेज़ों को जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ देना चाहिए। क्या डिमांड थी? ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी भारत में, इंडिया में ब्रिटिश रूल को क्या हो जाना चाहिए? एंड, ख़त्म हो जाना चाहिए। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी वो फिर वापस से मिलती है कहाँ पर? मुंबई में। अब बेटा ये लोग कहाँ पर मिलते हैं? तो ये लोग मिलते हैं मुंबई में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अब कहाँ पर मिलती है? मुंबई में मिलती है। किसके लिए मिलती है? इस रेजोल्यूशन को कंसीडर करने के लिए। भैया जो वर्किंग कमेटी ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, अब उस पर बात करेगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ठीक है। एक बहुत लंबा चौड़ा सा डिस्कशन होता है इन लोगों के बीच में, और फाइनली इनको लगता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट की है वो एक अच्छी शुरुआत है, इसको होना चाहिए इंडिया में, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होनी चाहिए। बेटा ये जो रेजोल्यूशन था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग, या ये जो रेजोल्यूशन था ये इस बात को कह रहा था कि फ्यूचर का अब कोई भी प्रॉमिस, कोई भी गारंटी इस प्रेजेंट सिचुएशन को अफेक्ट नहीं कर सकती। अब अंग्रेज हमें कोई भी प्रलोभन दे, कोई भी लालच दे, कोई भी अपीसमेंट पॉलिसी हमारे साथ लेके आए, हम उस पर नहीं मानेंगे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आज़ादी। अगर अंग्रेज चाहते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी साइड से लड़ रहे हैं तो पूरा मन लगा के लड़े, तो उन्हें हमें आज़ादी दे देनी चाहिए। और जैसे ही वो हमें आज़ादी देंगे, हमारे शोल्जर्स में एक अलग ही टाइप का एंथुजियाज़म आएगा, और शोल्जर्स भी रेडी हो जाएंगे कि चलो भाई हम भी तुम्हारी साइड से लड़ते हैं, क्योंकि तुम हमें क्या देने वाले हो? आज़ादी। तो सिर्फ एक ही चीज़ है, आज़ादी, जो प्रेजेंट सिचुएशन को बदल सकती है, वॉर के नेचर को टर्न कर सकती है, इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है सारी सिचुएशंस को। क्लियर हो गई बात? तो क्या कह रहा है ये रेजोल्यूशन कि ओनली द ग्लो ऑफ फ्रीडम कैन नाउ रिलीज दैट एनर्जी। अब हमारे शोल्जर्स में एनर्जी और एंथुजियाज़म आपको चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ से आएंगे, वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। और मिलियंस ऑफ पीपल विल इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द वॉर। और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, जिसमें आप चाहते हो कि हम आपको सपोर्ट करें, है ना, हम आपका साथ दें, तो मिलियंस ऑफ पीपल आपका साथ देंगे। पहले आप आज़ादी की बात तो करो। साथ ही साथ कांग्रेस एक दूसरी बात भी बोलती है, ये भी डिक्लेयर कर देती है कि अगर आपने हमारी इस डिमांड को नहीं माना तो हम नॉन वायलेंट लाइंस पर फिर से मास स्ट्रगल चालू कर देंगे। किसकी लीडरशिप में? गांधी जी की लीडरशिप में। अब कांग्रेस ओपनली चैलेंज करें अंग्रेज़ों को कि भाई देखो, आप हमें आज़ादी दो, और अगर आप हमें आज़ादी नहीं दोगे तो हम मास स्ट्रगल फिर से चालू करेंगे। हम नॉन वायलेंट लाइंस पर ही, वायलेंस नहीं करेंगे, पर फिर भी हम मास स्ट्रगल चालू कर देंगे। और आपके लिए फिर ये बड़ी परेशानी वाली बात होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया से उधर तो लड़ना ही है आपको, गोली से, बारूद से। इंडिया में भी यहाँ पर भूखे लोग बैठे होंगे, सत्याग्रह कर रहे होंगे, उनसे भी लड़ना है। तो सोचो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी कि एक तरफ गांधी जी बैठे होंगे और एक तरफ मशीन गन्स और टैंक्स होंगी। तो आप इस बात को समझो, कांग्रेस अंग्रेज़ों से कह रही है अगर आप नहीं समझे, हमारी डिमांड पूरी नहीं की, तो हम गांधी जी की लीडरशिप में फिर से नॉन वायलेंट लाइंस पर स्ट्रगल चालू कर देंगे, वो भी मास। गांधी जी भी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि वी शैल डू और डाई, हम करेंगे या मरेंगे। डू और डाई का मतलब क्या होता है? करो या मरो।
वी शैल ईदर बी फ्री और डाई इन द अटेम्प्ट, या तो हम आज़ाद ही हो जाएंगे या तो हम आज़ादी लेने के अटेम्प्ट में मर ही जाएंगे। तो अब गांधी जी भी मरने की बात करने लग गए हैं। सोचो कि अब पेशेंस सबका ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर गांधी जी लोगों से बोल रहे हैं कि वी शैल डू और डाई, या तो हम करेंगे मतलब आज़ादी के लिए लड़ेंगे या तो फिर हम मरेंगे। हम या तो आज़ाद हो जाएंगे या तो आज़ादी की लड़ाई में, इस अटेम्प्ट में मर जाएंगे। गांधी जी का कहना ये है कि भाई गांधी जी ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि दूसरे मूवमेंट्स की तरह ये मूवमेंट भी नॉन वायलेंट ही होगा, इसमें भी कोई वायलेंस नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अरेस्ट ऑफ लीडर्स। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि सेनापति है तो युद्ध है, सेनापति नहीं है तो युद्ध नहीं है। मतलब हर युद्ध को, हर लड़ाई को, हर प्रोग्राम को एक लीडर की ज़रूरत होती है ना। तो अब अंग्रेजों ने सोचा अगर हम सारे लीडर्स को ही उठा के जेल में बंद कर दें तो मूवमेंट तो बेसलेस हो जाएगा, इनको तो डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी, है ना। तो यही सोच के साथ अब अंग्रेज़ों ने सुबह सुबह ही अगस्त 9 मॉर्निंग में ही टॉप लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, मौलाना आज़ाद को अरेस्ट कर लिया, नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया। क्या सोच के साथ कि जब लीडर ही नहीं होगा तो मूवमेंट कैसे होगी, लीडरलेस मूवमेंट तो होती ही नहीं है। तो इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग ऑफ अगस्त 9 अगस्त की सुबह सुबह ही गांधी जी, मौलाना आज़ाद, नेहरू सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और किस आरोप में गिरफ्तार किया? एलिजिड, द गवर्नमेंट एलिजिड, एलिजिड मतलब जो आरोप लगाए गए किन के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर या मौलाना आज़ाद के ऊपर, कि भाई ये जो हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की लाइन का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, आपने जो टेलीग्राफ की लाइन कट कर दी हैं, टेलीफोन्स की लाइन जो कट कर दी हैं वो आप लोगों ने की हैं, और ये कांग्रेस के प्रोग्राम का ही पार्ट है, कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है, इसीलिए हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। क्लियर है? जब द गवर्नमेंट ने आरोप लगाया कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, जो टेलीग्राफ की लाइनें काटी गई हैं, टेलीफोन की लाइनें काटी गई हैं, ये एक प्रॉपर प्लान वे में किया गया है और इसकी प्लानिंग की थी कांग्रेस ने, और ये कांग्रेस प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो अब सारे लीडर हैं जेल में, लोग हैं रोड पर। एज देयर वॉज नन टू प्रोवाइड लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए कोई बचा ही नहीं, सारे लोग तो जेल में थे। लोगों ने भी अपने हिसाब से लड़ना चालू कर दिया, वायलेंट ट्रायट्स चालू कर दिए, ऐसे दंगे चालू किए जिनमें हिंसा हो रही थी, और वो भी लार्ज स्केल पे पूरे इंडिया में। अच्छे हुए ये लीडर चले गए उस टाइम जेल में कि लोगों को फ्री हैंड मिल गया, नहीं तो गांधी जी तो जरा सा वायलेंस होता था मूवमेंट विड्रॉ कर लेते थे। पर अब ये बढ़िया टाइम रहा कि सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से मूवमेंट को देखा और जो उनसे बन पड़ा वो किया। क्लियर है? लीडर लेस था ये मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब लोग अपने अपने हिसाब से वायलेंस कर रहे थे और ये मैसिव स्केल पे, लार्ज स्केल पे हो रहे थे और पूरे इंडिया में हो रहे थे। द कोर्स ऑफ द मूवमेंट, जो गवर्नमेंट है अब उसे रिवोल्ट को फेस करना पड़ रहा था, और ये विद्रोह ऐसा था जिसमें लोगों के पास आर्म नहीं थे पर वायलेंस था। ठीक है, लोग हिंसा कर रहे थे पर उनके पास आर्म्स नहीं थे, वेपन्स नहीं थे। फिर से ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है विद्रोह को, रिवोल्ट को, विच वॉज अनआर्म्ड, जहाँ पर लोगों के पास, जो विद्रोही हैं उनके पास आर्म्स नहीं है पर वायलेंट है, मतलब वो हिंसा कर रहे हैं। मॉब वायलेंस वॉज पर्टिकुलरली डायरेक्ट अगेंस्ट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये जो मॉब था, ये जो लोग थे, ये जो वायलेंस कर रहे थे, ये स्पेशली क्या कर रहे थे, उनको पता चल गया था अब अंग्रेज़ों की दुखती नर्व, कमज़ोर नर्व्स। उन्होंने रेलवेज़ पे अटैक करना चालू किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ पे अटैक किया, पोस्टल सर्विसेज बंद करवाने की कोशिश की, टेलीग्राफ मतलब जिसके थ्रू ये अंग्रेज एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे वो बंद करवा दिया, पुलिस स्टेशन पे अटैक करने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लगे। मतलब समझ में आ रहा है कि अब जो लोग थे उन्हें बहुत अच्छी एक चीज़ समझ में आ गई कि इनके बीच में कम्युनिकेशन को ही बंद करवा दो, इसीलिए रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, इन सब पे उन्होंने अटैक किए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी अटैक किए। पोजीशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई हर जगह, और पर्टिकुलरली बिहार और ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा। देखो ये जो मॉब था, अब ये सोच चुका था, गांधी जी पहले ही बोल चुके थे करो या मरो, डू और डाई। तो इनको लग रहा था कि अब हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, भले ही मर जाएं। तो पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, टेलीग्राफ, टेलीफोन लाइंस, पोस्ट, सबको कट करना चालू कर दिया, अंग्रेज़ों के बीच में कम्युनिकेशन को बंद करवा दिया। पोजीशन जो थी बहुत ही एक्सट्रीमली सीरियस थी, और स्पेशली बिहार और यूपी में तो बहुत ही खतरनाक। और बिहार यूपी के लड़कों को तो आप अभी भी जानते हो ना
कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। बिहार में जो रिवोल्यूशनरीज थे जैसे जयप्रकाश नारायण, कार्तिक प्रसाद, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में। ठीक है, ये बात आज भी हम देखते हैं कि यूपी में, बिहार में अगर बच्चा कुछ ठान ले तो वो उस काम को करके ही छोड़ता है। तो ये सिचुएशन सच में बहुत बहुत ही सीवियर हो गई थी बिहार और यूपी में। जो कुछ रिवोल्यूशनरी जैसे जयप्रकाश नारायण है, कार्तिक प्रसाद है, इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस स्ट्रगल में। फिर राम मनोहर लोहिया, नाना पाटिल, अरुणा आसफ अली, ये भी प्रोमिनेंट लीडर्स रहे जो इस टाइम में अंडरग्राउंड मूवमेंट्स कर रहे थे। क्लियर है, इतने नाम आपको याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में बिहार से रिवोल्यूशनरी कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, कार्तिक प्रसाद। ठीक है, फिर राम मनोहर लोहिया, नाना पाटिल, अरुणा आसफ अली, ये भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस टाइम के जिन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट की। यूपी में तो इस मूवमेंट ने एक बहुत ही सीरियस टर्न ले लिया। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती में। बस्ती, बलिया, आजमगढ़। बस्ती में, बलिया में और आजमगढ़ में तो ये मूवमेंट बहुत ही गजब का टर्न लेती है ना, बहुत ही सीरियस टर्न ले लेती है। अब बेटा बलिया की कहानी तो तुम सुन ही लो। बलिया में क्या हुआ था कि आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, पर बलिया के लोगों ने अपने आप को 1942 में ही आज़ाद कर लिया था, 5 साल पहले। भले ही किया था सिर्फ कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए ही, पर अपने आप को आज़ाद कर लिया था। अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये काम करने लग गए थे। ठीक है, क्लियर है। और जो कलेक्टर बैठाए गए थे वहाँ अंग्रेज़ों की तरफ से, उन्होंने खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था चिंटू पांडे, उनके सुपुर्द पूरा राजपाट कर दिया था कि भैया चिंटू पांडे जी अब आप संभालो इसको। तो ऐसा ही आजमगढ़ और बस्ती में भी हुआ था। बलिया की कहानी मैंने आपको सुना दी। बेटा असम और बंगाल में क्या हुआ? स्टूडेंट्स ने लीड किया मासेस को। ठीक है, बस्ती, बलिया, आजमगढ़ में तो जो हुआ। असम और बंगाल में क्या हुआ? जो बच्चे थे, जो छात्र थे, उन्होंने ही मास मूवमेंट को लीड करना चालू किया, है ना। जो मूवमेंट थी बहुत इंटेंस थी, पुणे में, मुंबई में, नासिक में और सतारा में। उड़ीसा के जो बच्चे थे उन्होंने भी बढ़िया तरीके से पार्ट लिया इस मूवमेंट में। मतलब अब इंडिया में हर तरफ लोग इस मूवमेंट का पार्ट बन रहे हैं, भले वो असम हो, बंगाल हो, मुंबई हो, नासिक हो, सतारा हो, हर तरफ, इवन उड़ीसा, हर तरफ जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब इस मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं। बच्चे इन द सेंस कि मैं हाई स्कूल बच्चों की बात कर रही हूँ, कॉलेज के बच्चों की बात कर रही हूँ। साउथ इंडिया में वो एरिया जहाँ पर इस मूवमेंट का इम्पैक्ट या इफेक्ट बहुत ज़्यादा था वो थे कोयम्बटूर, चेन्नई एंड मदुरई। तो बेटा दूसरे मूवमेंट की तरह ये मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, साउथ में भी इस मूवमेंट का बहुत गहरा प्रभाव था। कहाँ पर? कोयम्बटूर में, चेन्नई में और मदुरई में। अब हमने जो किया तो किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चुप रहने वाली थी? नहीं। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट्स रिप्रेसिव मेजर्स कि कैसे आप ब्रिटिशर्स दमन करेंगे हम भारतीयों का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई किया बाय रिप्रेशन, ब्रूटल रिप्रेशन किया, हमारा दमन किया। अंग्रेज़ों ने कैसे दमनकारी नीतियों को अपनाया और इस मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की। देखो बेटा अंग्रेज वैसे भी इस टाइम बहुत टेंशन में थे। वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी भयंकर पिटाई हो रही थी। जर्मनी ने फ्रांस को कब्जा लिया था, उधर जापान अपनी नीति, इधर इटली, बहुत परेशान थे अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों को लग रहा था कि भैया इनके ऊपर भी गोलियां चलाई देनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने इस मूवमेंट को भी वॉर की तरह ही देखा और इस तरीके के मेजर्स अपनाए कि अब हमें भी लगने लगा कि भाई एक वॉर ये दुनिया में लड़ रहे हैं, दूसरा वॉर इंडिया में लड़ रहे हैं। The government replied by repression, which assumed the form of war against the people. ठीक है, लोगों के अगेंस्ट में इसको ये युद्ध की तरह ही देखा जा रहा था। बेटा अगर हम ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो उस टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कितने लोग अरेस्ट हुए? 60,000। कितने मारे गए? 940। और कितने इंजर्ड हुए? 1630। ये कब हुआ? लास्ट 5 मंथ ऑफ 1942, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो लास्ट 5 मंथ थे 1942 के, उस दौरान में उन 5 महीनों में 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 940 को लोग मर गए, 1630 इंजर्ड हो गए। ये जो फिगर्स थे ऑब्वियसली बात है, सर्टेन नहीं है कि ये अंडर एस्टिमेट थे।
हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ये कभी भी सही पिक्चर नहीं बताती। कितने लोग मरे उनकी सही जानकारी नहीं देती। भले लैंडस्लाइड हो, कोई रेलवे एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, जितने लोग मरते हैं उसके आधे भी सरकार हमें नहीं बताती। तो ये भी अंडर एस्टिमेट्स थे बेटा। एक कमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कमेंट कि पॉपुलर एस्टिमेट जो थे उन्होंने डेथ के नंबर को 25,000 बताया, पर ये भी एग्जैगरेशन ही था, ठीक है। पर फिर भी 10,000 लोग तो मरे ही होंगे। क्लियर है। हमने अंग्रेज़ों के आंकड़ों को देखा तो अंग्रेज़ों के आंकड़ों को, अंग्रेज़ों के जो फिगर्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट से, इतना भी कम लोगों की डेथ नहीं हुई। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेंट किया कि जो पॉपुलर एस्टिमेट्स हैं वो बताते थे कि लगभग 25,000 लोग मारे गए, पर ये भी एक एग्जैगरेशन ही है। सिर्फ कितने लोग मारे गए होंगे? लगभग 10,000। पर 10,000 भी कम नहीं होते बेटा, 10,000 भी बहुत बड़ा नंबर है। अब हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ मूवमेंट कि भाई ये मूवमेंट इतने अच्छे से हर तरफ चल रहा था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सब इन्वॉल्व थे, फिर ये फेल कैसे हो गया? तो ये जो मूवमेंट था बहुत ही शॉर्ट लिव था, पर इंटेंस बहुत था, इंटेंसिटी भयंकर थी। अंग्रेज परेशान हो गए थे इस मूवमेंट को देख के। पर ये कैंपेन फेल हो गया। इसके 3 मेन रीज़न थे, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने इस फेलियर के पीछे रीज़न दिया लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ क्लियर कट प्रोग्राम। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था हम लोगों के बीच में, इतना बड़ा एरिया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम लोग प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, कोई क्लियर कट प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं था। बलिया में लोगों ने पावर को सीज़ कर लिया, पर उन्हें पता ही नहीं था कि अब क्या करना है। मैंने बताया ना कि बलिया में लोगों ने कलेक्टर को इतना मजबूर कर दिया था कि कलेक्टर खुद ही पावर वहाँ के लोकल नेता को दे करके वहाँ से हट गया था। पर वहाँ पर लोगों को ये नहीं पता था कि अब हमें क्या करना है। जयप्रकाश नारायण के हिसाब से जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी यूनिट्स बना ली थी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की, और खुद की पुलिस और खुद का मिलिशिया बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अभी भी हम पैन इंडिया बात नहीं कर पा रहे थे, भाई ये यूनिट ये एरिया मैंने अंग्रेजों से जीत लिया, यहाँ मेरी सरकार, यहाँ मेरी पुलिस, इस तरीके से हम लोग करने लग गए थे। दूसरा, कुछ जो सेक्शन थे सोसाइटी के, मतलब बहुत सारे जो नॉन पॉलिटिशियंस थे वो इस टाइम में भी लॉयल रहे किसकी? सरकार के। मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही इंडिया में कि कितना भी कुछ भी चल रहा हो पर 2-4 लोग हमारे बीच के ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमसे ज़्यादा सगा मान लेते हैं अंग्रेज़ों को। कुछ सेक्शन थे सोसाइटी के, कुछ नॉन पॉलिटिशियंस थे जो अंग्रेज़ों की गोद में जाके बैठ गए और अंग्रेज़ों को अपनी लॉयल्टी दी, हमारे साथ नहीं खड़े रहे। थर्ड है, गवर्नमेंट पनिश्ड रेसिस्टेंस रूथलेसली। अब सरकार को तो ये करना ही था भैया, वो 2 फ्रंट पे लड़ रही थी, 3 फ्रंट पे लड़ रही थी, तो उसको तो करना ही था, तो उसने रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। द गवर्नमेंट पनिश्ड रेसिस्टेंस रूथलेसली, बुरी तरीके से उसने पनिश किया लोगों को। अब हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट था, क्या सिग्निफिकेंस थी और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी इस मूवमेंट की, इस मूवमेंट के प्रभाव को, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसके परिणाम को। अब हम पढ़ेंगे। It should be remembered that the movement did not end in total failure। ये आप बात हमेशा आप याद रखना कि ऐसा नहीं कहेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है ये शॉर्ट लिव थी, पर टोटल फेलियर भी नहीं थी। 1942 में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। हम जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिया का जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वॉज बाय फार वेरी सीरियस अपराइजिंग दैट सॉ डिस्टर्बेंसेस प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया। और इस अपराइजिंग में हमने देखा कि पूरा इंडिया ही लगभग इन्वॉल्व था। साथ ही साथ इस मूवमेंट में हमने देखा कि भाई पूरे इंडिया के लोग इन्वॉल्व हुए, है ना, पूरे इंडिया में डिस्टर्बेंसेस हुए। दूसरा, ये जो मूवमेंट थी ये सिंबल थी किसका? न्यू कॉन्फिडेंस का, जो लोगों ने अचीव किया था। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्न किया दैट दे वर नॉट वांटेड इन इंडिया, अब इंडिया में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट अराउज्ड अमंग पीपल अ स्पिरिट ऑफ टोटल सेक्रीफाइस, और यहाँ पर लोगों के अंदर ये फीलिंग थी कि हम पूरी तरह अपना बलिदान देने को तैयार हैं, बस अब हमें चाहिए इन अंग्रेज़ों से आज़ादी। तो ये मूवमेंट सिंबल थी नए कॉन्फिडेंस की जो लोगों के अंदर आया था, वो मरने को भी तैयार थे अपनी कंट्री के लिए। उस टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं था जो इंडियंस को स्टॉप कर पाए
फ्रॉम अटेनिंग देयर फ्रीडम। अब तो क्या मरने से ज़्यादा बुरा क्या होगा, अब तो हम मरने को भी रेडी थे। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, टाइम का मैटर था बेटा। ये जो मूवमेंट थी, द मूवमेंट हासन द ब्रिटिश डिसीजन टू क्विट इंडिया, और ब्रिटिशर्स को तो वैसे भी इंडिया छोड़ना ही था, वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी इतनी पिटाई हुई थी। पर इस मूवमेंट को देख के अंग्रेज़ों ने और थोड़ी सी तेज़ी दिखाई कि हाँ भैया तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। टू कोट प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, देखो अभी कह रहे हैं कि जितनी भी बातें थी डोमिनियन स्टेटस को लेकर के, अब तो वो रिवोल्ट की आग में जल गई। इंडिया कुड हैव नथिंग शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब भारतीयों को इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। क्विट इंडिया हैड टू कम टू स्टे। बेटा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एस एन सेन के अकॉर्डिंग जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसने स्ट्रेंथन किया और ज़्यादा मजबूत किया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशेंट एंड हिस्टोरिक रोल इन मूवमेंट। इस मूवमेंट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया, जिससे उसे और ज़्यादा मजबूती मिली। इनके जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण, वो लीजेंडरी फिगर बन गए। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जयप्रकाश नारायण एक लीजेंडरी फिगर मिल गए, नोन हो गए, लीजेंडरी फिगर बन गए, एक नोन फिगर बन गए। यहाँ पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। तो ये मूवमेंट सबके लिए तो अच्छा था ही था, पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने भी जो उनसे बन पड़ा वो किया। फैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की जो हिस्ट्री थी इंडिया में, ऐसा कोई रिवोल्ट पहले नहीं हुआ था जो पैन इंडिया नेचर का था, जिसमें लोगों ने बिना लीडर के ही नाक में दम कर दिया था अंग्रेज़ों का। जो यंगेस्ट जनरेशन थी, स्कूल चिल्ड्रन थे, जो यूथ थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे, वो सब भी इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, स्कूल स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस थे, ओल्डर जनरेशन भी थी। इन सब ने हाथ मिलाए और स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो रिवोल्यूशनरीज थे वो फाइनली क्लाइमेक्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कसर रह जाती है, वो आने वाले सालों में पूरी हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।